हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो आज दूसरा लेक्चर मैंने लाया है केमिकल बॉन्डिंग। जो कल मैंने स्टार्ट किया है, केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है केमिकल बॉन्डिंग से। तो आज उसका मैं दूसरा लेक्चर मैंने आपके लिए लाया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, आयोनिक बॉन्ड पढ़ देते हैं आज। तो आज के लेक्चर में देखो, आज हम इस वाले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आयोनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आज फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्या आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे, एक टर्म इसमें आती है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद हम देखेंगे आयोनिक कैरेक्टर। क्या कभी आपको पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है? तो आयोनिक कैरेक्टर भी हम, आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर, तो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन ज्यादा आयोनिक है, ठीक है? किसमें ज्यादा आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। और कंडीशंस कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? तो या आप सिंपली यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं टुवर्ड्स द आयोनिक बॉन्ड। और इसमें ये जो मैंने अभी ये आपको दिखाया यहाँ पर कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम झट से विद इन 20 मिनट्स इसको हम खत्म करेंगे। तो चलिए, आयोनिक बॉन्ड, अब देखो पहला ही जो पहली चीज है हमें क्या देखना है, व्हाट आयोनिक बॉन्ड इज, आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। तो चलिए जी, मेटल, आयोनिक बॉन्ड के लिए मेटल और नॉन मेटल, ठीक है? अब मेटल क्या करता है, मेटल जो मैंने कल भी बोला था आपको, तो मेटल में टेंडेंसी होती है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है? और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये रिसीव करता है। तो मेटल डोनेट करेगा, मेटल यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और नॉन मेटल उसको रिसीव कर रहा है, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट फोर्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, और दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उसको कभी कभार हम कहते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बन जाता है, ठीक है? क्योंकि मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और नॉन मेटल उसको क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है? ये इसको रिसीव करता है। तो इनके दरमियान एक फोर्स सा डेवलप हो जाता है। उस फोर्स को एक्चुअली वहां पर कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, वहां पर कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं होता है, वहां पर एक फोर्स सा डेवलप हो जाता है, जिस फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये बनता है, जिसमें मेटल रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल रिसीव करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो ये बात आप याद रखोगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड, वो आगे भी हम देखेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या मैंने बोला था अभी, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं एग्जांपल यहां पर ले लूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां है क्या, सोडियम, ठीक है? तो सोडियम मेरे पास है, तो सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281, और मेरे पास है यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है? ये है।
देखो जो ये इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड बन गया बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, इसने ट्रांसफर किया, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से हो रहा है। लेकिन अब बॉन्ड क्यों बन रहा है, बॉन्ड क्यों बन रहा है? मैंने कल भी आपको पढ़ा है कि बॉन्ड क्यों बन रहा है। तो एक वजह थी कि इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी। तो यहां पर ये आयोनिक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, किस लिए बन रहा है? टू अचीव द स्टेबिलिटी, या जिसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब देखो यहां पर तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो ये क्या है, ये जो सोडियम है मेटल है, ये क्या करेगा, ये ऐसे हो जाएगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर इसको बन रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, अगर इसने देखो, अगर इसने क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसमें वैलेंस शेल कितनी आ गई, तो वैलेंस शेल इसमें आ गई अब 288। ठीक है, तो दैट मींस कंप्लीट ऑक्टेट है, स्टेबिलिटी आ गई इसमें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, क्योंकि नोबल गैसेस में लास्ट शेल में क्या होती है, जो वैलेंस शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हो गए इसके भी। ठीक है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, स्टेबल हो गया ये। सोडियम क्या है, सोडियम में भी हो गए 28 आफ्टर लूजिंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस ये इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो अटेन कर ली। लेकिन देखो यहां पर क्या होता है, उसके बाद ये सोडियम और ये क्लोरीन ये आपस में मिल जाते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, दैट मींस वो फोर्स जो इनमें होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये उससे मिलके ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द NaCl, ये ऐसा बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अब यहां तक तो ठीक है, देखो इन्होंने अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो दैट मींस इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन किया है। तो अब ये क्यों मिल रहा है, किसके साथ, ये क्लोरीन के साथ क्यों मिल रहा है, ये बॉन्ड अब क्यों बना रहा है? अगर इसकी स्टेबिलिटी तो अटेन हो गई, यहीं पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही इसकी स्टेबिलिटी अटेन होगी, लेकिन फिर भी ये क्लोरीन के साथ मिलकर ये क्यों बना रहा है, ये स्टेप क्यों हो रहा है? जैसे कि क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ये तो स्टेबलाइज हो गए, क्योंकि इनका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद था स्टेबिलिटी को अचीव करना, तो स्टेबिलिटी में आ गई है। लेकिन फिर भी ये वाला स्टेप क्यों हो रहा है, ये वाला स्टेप क्यों हो रहा है? यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ये स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे थे, स्टेबिलिटी मिली इनको, लेकिन अब ये वाला स्टेप क्यों हो रहा है, NaCl क्यों बना रहा है? ठीक है, NaCl जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, तो ये क्यों बन रहा है यहाँ पर? ठीक है, अब देखो, कभी पूछा है किससे, कभी टीचर से पूछा है कि हाँ, कभी टीचर ने बोला है कि नहीं ये क्यों बना रहा है, अगर यहीं पर हमें आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहा है, बॉन्ड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन भाई यहां तक देखो, यहां तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी अटेन हो गई, इसकी भी अटेन हो गई बाय लॉस एंड बाय गेन। ठीक है, इसको गेन से होगी, इसको लॉस से होगी, लेकिन अटेन तो होगी। अब उसके बावजूद भी स्टेबलाइज होने के बावजूद भी ये वाला स्टेप क्यों हो रहा है, NaCl क्यों बन रहा है? अब देखो इसमें पॉइंट क्या है, इसमें लोचा कहां पर, लोचा इसमें यहां पर हो गया है, जो ये सोडियम है ना, सोडियम लूज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेकिन किस वाली स्टेट में लूज कर रहा है, ये गैसियस स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इसी तरह क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लेकिन इन गैसियस स्टेट। तो आपने देखो, अगर सोडियम लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन इन द गैसियस स्टेट, तो आपने वो कंसेप्ट सुना होगा, amount of energy which is required to release which is needed to release an electron. ठीक है, which is required to release an electron from isolated gaseous atom. ठीक है, जो आइसोलेटेड नोबल आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, वहां से जो एनर्जी नीड होती है टू रिलीज दैट इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी भी कहता हूं। तो दैट मीन्स ये सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर रहा है किसमें,
इन द गैसोस स्टेट ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्लोरीन भी एक्सेप्ट कर रहा है। जो अमाउंट ऑफ आपने यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने सुनी होगी, हाँ, अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नीडेड टू ऐड, ठीक है, ऐड द इलेक्ट्रॉन टू द नोबल आइसोलेटेड एटम इन द गैसोस स्टेट, ठीक है। तो दैट मींस गैसोस स्टेट जो है, गैसोस स्टेट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है गैसोस स्टेट में, और इलेक्ट्रॉन यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इन द गैसोस स्टेट। तो गैसोस स्टेट में यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, और जब ये गैसोस स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीज गैसोस स्टेट में हो रहा है, तो गैसोस स्टेट में कोई भी चीज गैसोस स्टेट में थोड़ी स्टेबल होती है। तो गैसोस स्टेबल में ये फिर भी ये तो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव तो बन गए, हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ने अटेन कर ली, बट ये स्टिल इन गैसोस स्टेट है। ये गैसोस स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। तो गैसोस स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं। तो इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये क्लोज आ जाते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है, और ये क्या हो जाता है, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बनाते हैं एक सॉलिड स्ट्रक्चर NaCl। तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गैसोस फॉर्म इनकी क्या है, अनस्टेबल है, बावजूद इसके कि इनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया या क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किया वो इन्होंने गैसोस स्टेट में किया, ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, वो इन्होंने किस में किया, गैसोस स्टेट में। तो गैसोस स्टेट में क्या हो रहा है, ये अनस्टेबल अभी है। तो गैसोस स्टेट से ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू द सॉलिड स्टेट, तब जाके ये NaCl जो बन रहा है ना, ये बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि ये अटेन करना चाहते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गैसोस स्टेट में थोड़ी आएगी, मैं तो गैसोस स्टेट में ये अभी भी अनस्टेबल है, तो इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सॉलिड स्टेट, दैट इज NaCl। क्लियर है यहां तक? तो चलिए जी, यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, आयनिक बॉन्ड क्लियर है, ये तो आयनिक बॉन्ड हो गया, आप क्लियर आप सब। अब इसके बाद हम चलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर पर। नाउ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है सोडियम। अब सोडियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इट विल बिकम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया इसका। अब मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन देखो मेरे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर में किसका बनाऊंगा अभी, NaCl का, किसका बना दूंगा, NaCl का। तो मेरे पास क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो इन्होंने क्या बना दिया, ये भी वैसा ही हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बन गया मेरा NaCl, यहां पर Na पॉजिटिव Cl, और ये बना देंगे NaCl, ठीक है। एक बात और मैं यहां पर ऐड करना देता हूं, अभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे हम, लेकिन एक बात ऐड करना करूंगा मैं यहां पर। आपने कभी देखा है हम Na ऐसे लिखते हैं, कभी हम कभी बॉन्ड दिखाते हैं Na और Cl में, कभी बॉन्ड है नहीं, ऐसे ऐसे डंडे वंडे हम नहीं दिखाते हैं NaCl में। क्यों, क्योंकि एक्चुअली वहां पर कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, वहां पर एक फोर्स होता है, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड है, मैंने कल भी बोला आपको कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, देयर इज ओनली फोर्स, ये उस फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेड पार्टिकल, चार्जेड एटम्स के दरमियान जो क्या बनता है, एक फोर्स सा डेवलप हो जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसीलिए ये हम नहीं दिखाते, ये बॉन्ड हम नहीं दिखाते, हम सिंपली दिखाते हैं NaCl। तो इससे हमें एक चीज और पता चलती है कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड में हम ये बॉन्ड्स दिखाते हैं, ऐसा तरीका हम कोवेलेंट बॉन्ड्स में दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उनमें डायरेक्शन होती है, उनमें स्ट्रक्चर होता है। लेकिन व्हाइल जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, हाँ, चार्ज कहीं भी हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ये डायरेक्शनलेस है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनलेस है, तो दैट मींस जो आयनिक बॉन्ड है ये एक्चुअली वो ऐसा बॉन्ड नहीं है जैसे हम डंडियां दिखाते हैं, नहीं, ये एक्चुअली एक फोर्स होता है बिटवीन दीज कैटायन एंड एनायन जो डेवलप होता है। तो
NaCl हमारे पास है। अब NaCl का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो गया, हम ऐसे बनाएंगे। Na एक तरीका है पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, हाँ पॉजिटिव आ गया इसका चार्ज। अब यहां से क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहां पर कौन सा आ गया, ये, हाँ जो इसने लॉस किया है वो इसने गेन किया है। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव बन गया उस गेन के साथ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। तो ऐसे भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बॉन्ड बनने से पहले की कहानी। हाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में Na के पास क्या था, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन इसके पास थे 2 4 6 और 7, और जो 8वां वाला किसने दे दिया, इसने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी है, ठीक है। दिस इज अनदर वे ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो चलिए आप जल्दी से मुझे बना के दो लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसका, MgCl2 का। तो MgCl2 ठीक है। Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282 12, ठीक है 282। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, तो चार्ज आएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गवा दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन चलिए इनका ये बनाते हैं क्या, इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए मैं रखूंगा कि इसके पास कितने थे, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन तो यहां रखूंगा मैं, 2 4 6 और 7, और यहां से जो यहां जा रहा है 1, और दूसरा यहां पर है क्लोरीन 2 4 6 7, और जो यहां से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी बन रहा है। तो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। आई थिंक क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी पर हम चलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं, व्हाट इलेक्ट्रोवैलेंसी इज। इलेक्ट्रोवैलेंसी का सिंपल सा मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली में डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ विच आर गेन्ड और विच आर लॉस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली अगर मैं डेफिनेशन इसकी लगा दूं तो मैं लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained during electrovalent bond formation, that means ionic bond formation, during electrovalent bond formation, that is known as electrovalency। चाहे बॉन्ड, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, चाहे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो गेन और लॉस जो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो गेन या लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंसी हम ऑलवेज शो करते हैं पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव से, ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो मैं उसमें ये नहीं लिखूंगा कि इसमें +1 आएगा, मैं ऑलवेज लिखूंगा 1 है, दैट मींस ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फॉर एग्जांपल अगर नॉन मेटल वहां पर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या या 2 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें क्या है 2, उसमें नेगेटिव आएगा, नहीं, मैं कहूंगा उसमें सिंपली 2 है। तो ऑलवेज चाहे गेन हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं ऑलवेज इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करूंगा पॉजिटिव। पॉजिटिव
पॉजिटिवली मैं इलेक्ट्रॉन बैलेंसी शो करूंगा, चाहे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में शो नहीं करूंगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, दैट मींस इसमें 2 नेगेटिव आएगा, हाँ ऐसे नहीं। तो मैं इलेक्ट्रो बैलेंसी में ऑलवेज शो करूंगा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, चाहे गेन हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हम ग्रुप्स पर, हम इलेक्ट्रो बैलेंसी वहां पर देखेंगे ग्रुप्स में। तो ग्रुप फर्स्ट हमारे पास ग्रुप फर्स्ट है, तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम और बीडियम, ये है ग्रुप फर्स्ट के। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या है, ग्रुप फर्स्ट में वैलेंसी कितनी है इनकी, वैलेंसी इनकी होती है, वैलेंस जो वैलेंस शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1, तो दैट मींस इनकी इलेक्ट्रो वैलेंसी क्या होगी 1, क्योंकि ये लॉस करेंगे, ये डोनेट करेंगे खाली एक ही इलेक्ट्रॉन को, ये खाली क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। तो दूसरा है ग्रुप सेकंड, तो जिसमें आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है। तो इनमें क्या है, इनमें जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें वैलेंस शेल में इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी, इलेक्ट्रो वैलेंसी 2 होगी, क्योंकि ये 2 लूज करेंगे, क्योंकि इनमें जो वैलेंस शेल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है इनमें बहुत सारे हैं इसमें, तो ग्रुप सेकंड में आते हैं। तो मैं कम आपको यहाँ पर मैं बेसिकली एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रुप सेकंड में कौन कौन से आ रहे हैं। तो इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके वैलेंस शेल में खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, ठीक है, सो दैट दे कैन बी स्टेबलाइज, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। तो उसके बाद आता है ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, तो ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 13, ग्रुप 12 तक, ग्रुप 12, इसमें कौन आते हैं, इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, कौन आते हैं इसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें आते हैं, या जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी बात हम अलग से करेंगे, हाँ इस पर सेपरेट हम आगे पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें तब देखा जाएगा। लेकिन अभी इसमें मैं बताता चलूं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फॉर एग्जांपल वन ऑफ द एग्जांपल इज आयरन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, इनमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, दे आर हैविंग वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहां से कॉर्नर से आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा वेरिएबल, यहां तक लिखना था मुझे, वेरिएबल थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो इनमें क्या है, इनमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आयरन की बात करता हूं, तो आयरन दैट इज Fe में +2 है, हाँ 3, ठीक है ना, +2 +3, ये वेरिएबल स्टेट्स आती है इसमें। तो इनमें कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती है, दे आर हैविंग द वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इसलिए मैं इसमें इनको ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक मैं इनको क्या कर रहा हूं, मैं इनको यहां पर नहीं दिखा रहा हूं। तो उसके बाद है ग्रुप 12 से ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में कौन आ रहा है, ग्रुप 13 में आ रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किसमें आता है, ये ग्रुप 13 में आता है, जिसमें गैलियम भी आता है। तो इनके पास कितने हैं, इनके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनके पास होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, तो दैट मींस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 14। अब ग्रुप 14 की बात ही मत करो, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है, जर्मेनियम आता है। तो भाई इनकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, इनके 4 है। तो ना तो ये 4 डोनेट करेंगे, ना तो ये एक्सेप्ट करेंगे। तो दैट मीन्स ये तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ये तो इसमें नहीं आ रही, ठीक है। तो ये इनको छोड़ते हैं, तो दे विल नॉट शो, ठीक है, ये शो नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप 15, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आता है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 5, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी
इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी इनकी 3, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि 5 तो ये डोनेट नहीं कर सकते, 3 ये कर सकते, 3 ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप 16 है। अब देखो ग्रुप 16 जो है, ग्रुप 16 में कौन आता है, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन आता है, ठीक है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन आता है, इसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है। तो इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनमें कितने हैं, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 5 थे, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, तो दैट मींस दे हैव टू गेन 2, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2, क्योंकि ये 2 को गेन करेंगे। उसके बाद है ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में आपको पता ही है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इसमें है 7, तो ये 1 को गेन करेगा, तो दैट मींस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 1, ठीक है यहां तक। तो ग्रुप फर्स्ट में है जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आता है। तो इनके पास इनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, ये डोनेट करेंगे 1 को। ग्रुप सेकंड में इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इनके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 को क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई, क्योंकि गेन और लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो ये रिलीज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो इनकी होती है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब ग्रुप 13 की बात करते हैं, जिसमें एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, तो उनके पास होते हैं 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेंगे, ये 3 को क्या करेंगे, ये 3 इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो जाएगी। अब उसके बाद है ग्रुप 14, ग्रुप 14 की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन आता है, सिलियम आता है, जर्मेनियम आता है, तो ये +4 इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ना तो गेन करते हैं ना लॉस करते हैं। तो ग्रुप 15 की बात करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आता है, तो इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, ठीक है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, तो इनको 3 ये एक्सेप्ट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होगी। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, ये आता है, सेलेनियम आता है, तो इसमें जो इनकी ये है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनके 6, तो 6 जब इनको है, तो 8 लाने के लिए इनको क्या चाहिए, 2 और चाहिए, तो क्योंकि स्टेबिलिटी आएगी इनमें, तो क्या हो जाता है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगी। तो इनके पास ग्रुप 17 के पास, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, तो उनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनके पास 7 होते हैं, तो ये क्या करते हैं, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी भाई 1। आई थिंक यहां तक सबको समझ आया होगा, आई होप कि सबको समझ आया होगा, ठीक है। आई होप क्या, मैं इतना मैं कह सकता हूं कि समझ तो आया होगा सबको, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं। क्या चीजें पढ़ेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है केमिकल बॉन्डिंग, बस ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है ये। अब देखो कंडीशंस, हाँ कुछ कंडीशंस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मैं लिखूंगा यहां पर फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या क्या चाहिए हमें, मेटल, ठीक है, एक तो मेटल चाहिए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ही इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मेटल चाहिए हमें। दूसरी चीज क्या चाहिए हमें, नॉन मेटल चाहिए हमें। और तीसरा क्या है, जब ये कंबाइन होते हैं, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, मेटल प्लस नॉन मेटल हम लिखेंगे यहां पर, एक ये दिया है। अब देखो मेटल, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई मेटल है, मेरे पास है X एज अ मेटल। मेटल क्या करेगा, मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम X प्लस, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मेटल क्या कर रहा है, मेटल इज X, ये मेटल X है, ठीक है, दिस इज X मेटल,
तो ये मेटल क्या कर रहा है, ये मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो मेटल्स विल ऑलवेज रिलीज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, आपने सुना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी, it is the amount of the energy which is needed for releasing one electron, ठीक है ना, for releasing an electron from an atom in the gaseous state, that is known as ionization energy। तो ionization energy जितनी कम होगी, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज। तो जब ये एनर्जी नॉट रिलीज, एनर्जी इज एब्सॉर्बड। देखो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मैं एनर्जी क्या कर रहा हूं, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नीडेड, व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, नीडेड। तो इस मेटल को मैं जब एनर्जी सप्लाई करूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसको दूंगा मैं, तो जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो इस मेटल जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो मैं कहूंगा कि ये जितनी कम, इसमें उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। मैं इसको दे रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे रहा हूं जिससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना बेटर है किसके लिए, आयन बॉन्ड फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी के लिए। तो मिनिमम जितनी कम होगी, जितनी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो जितनी मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो फेवर करेंगे किसको, आयनिक बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम, ठीक है यहां तक। अब देखो उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करेगा, मेरे पास नॉन मेटल है M, फॉर एग्जांपल मेरे पास नॉन मेटल है M। तो नॉन मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करता है, इट विल रिसीव एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, ये M नेगेटिव बन जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये M नेगेटिव बन गया। तो एनर्जी क्या हो रही है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट आएगा यहां पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed, the amount of energy absorbed when an electron is added, when an electron is added to the isolated gas, to the isolated atom in the gaseous state, ठीक है, that is known as electron affinity। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। तो that much of energy which is needed, which is absorbed, जो absorb हो रही है by the which is absorbed by the atom on accepting one electron, that energy is known as electron affinity। तो electron affinity that means यहां पर क्या हो रही है, यहां पर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, एनर्जी रिलीज है, ओह माय गॉड, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। देखो जब ये देखो पहले नॉन मेटल क्या कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा एक एटम को इन ए गैसवस स्टेट। तो एक एटम को आइसोलेटेड एटम इन ए गैसवस स्टेट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो जो उससे जो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is released when an electron, जब एक इलेक्ट्रॉन is added to the isolated atom in the gaseous state, ठीक है। तो that is known as इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी एनर्जी
रिलीज हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कल भी हमने पहले वाले क्लास में यही पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, क्या बेसिकली बॉन्ड क्यों बन रहा था, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा था, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए बॉन्ड बन रहा था, तो सो दैट दैट विल बिकम स्टेबल। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, जितनी मैक्सिमम ये एनर्जी को रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो फेवर करेगा आयनिक बॉन्ड स्टेबिलिटी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। ठीक है, तो मैक्सिमम, तो दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन थी मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी देयर, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, देयर शुड बी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो तीसरा है, जब अब ये कैटायन और एनायन तो बन गया, एनायन और कैटायन जब मिलते हैं, ठीक है, तो एनायन और कैटायन के दरमियान कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो एनायन दैट मींस X प्लस M नेगेटिव मिल गया, हाँ, ये जब मिल गए तो वहां पर एनर्जी, एक और एनर्जी रिलीज होती है जब एनायन और कैटायन आपस में मिल जाते हैं बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डेवलप होता है, जिससे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो आयनिक बॉन्ड इसी को हम कहते हैं। तो जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी फिर रिलीज होती है, लेकिन उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो नाउ व्हाट इज लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, देखो लैटिस एनर्जी पर जो अगला वाला लेक्चर होगा वो लैटिस एनर्जी और बॉर्न हैबर साइकिल पर होगा मेरा, तो उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप सुनो, लैटिस एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी बेसिकली वो वाली एनर्जी होती है जब एक एनायन और एक कैटायन मिल जाता है, एनायन और कैटायन जब मिल जाते हैं तो वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी देखो, या इसमें एक टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूं कि जब वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाए, कहां से फॉर्म हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है ऑन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मैं लैटिस एनर्जी को ऐसे लिखूंगा, amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed. Ionic compound is formed by fusion या by anion and cation, by anion and cation। जब anion और cation एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, तो जो वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी अगले वाले लेक्चर में हम इस पर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो यहां तक तो ये हो गया कि क्या कि कौन सी 3 चीजें मुझे जरूरत है, कौन सी कंडीशंस मुझे जरूरत है इसके लिए, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 चीजें मेरे पास जरूरत है। एक तो है मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी देयर, there should be high electron affinity, maximum electron affinity should be there, and there should be lattice energy। देखो lattice energy क्या होनी चाहिए, maximum, there should be maximum lattice energy, maximum lattice energy। क्योंकि देखो अगर maximum lattice energy है, for example m, तो m नेगेटिव x प्लस, तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया xm, ये बना दिया आयनिक बॉन्ड इनके दरमियान है। तो अगर ये एनर्जी बाहर ज्यादा निकाल रहे हैं तो लैटिस एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा है, हाई लैटिस एनर्जी है। तो ये जब ये आयनिक कैटायन आपस में बन जाते हैं तो वहां पर जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। लेकिन जितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं उतनी ही अगर मुझे इसको वापस इस शक्ल में लाना पड़े, ठीक है, अगर मुझे बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े तो मुझे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी उन्होंने रिलीज की होगी। तो हायर द लैटिस एनर्जी मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ये लैटिस एनर्जी रिलीज करेंगे ज्यादा, उतना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज थी। अब हम आगे चलेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे, अब देखो आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि अगर आपको which यहां पर लिखूंगा मैं, which is
मोर आयोनिक। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज मोर आयोनिक, कौन मोर आयोनिक है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये चीज है। देखो मोर आयोनिक, दैट मीन्स मोर आयोनिक कौन है? देखो आयोनिक स्ट्रेंथ हम किस पर देंगे, कौन मोर आयोनिक कैरेक्टर है? तो किसके पास मोर आयोनिक कैरेक्टर है? आयोनिक कैरेक्टर। तो मोर आयोनिक कैरेक्टर किसके पास होगा? जो मेटेलिक होगा, मोर मेटेलिक, और मोर नॉन मेटेलिक। तो जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा या ज्यादा मेटेलिक होगा? जो मेटेलिक कैरेक्टर, मोर मेटेलिक कैरेक्टर जिसमें होगा, या मोर नॉन मेटेलिक जिसमें होगा? मोर मेटेलिक कैरेक्टर जिसमें होगा, एमसी मेटेलिक कैरेक्टर, एंड मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जिसमें मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो भी ज्यादा आयोनिक होगा, जिसमें मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो भी ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, वो भी ज्यादा आयोनिक, मतलब वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक कैरेक्टर वाला होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके लिए ये है, इनमें से आप बोलो कि कौन सा मोर आयोनिक है, किसके पास मोर आयोनिक कैरेक्टर है? तो देखो ये मेटल है, सोडियम, तो मेटल सब में सेम है, तो यहां पर मेटल सब में सेम है, सोडियम सोडियम सोडियम। अब मैंने क्या कहा, जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है वो मोर आयोनिक है, लेकिन इनमें सब में मेटल्स सेम है। अब डिफरेंस कहां पर है? नॉन मेटल में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स का ग्रुप हम दिखाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो सबसे ज्यादा, ठीक है, देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ये मेटेलिक, इसमें फॉर एग्जांपल दिस इज, इसमें ये मोर लिटिल बिट मोर मेटेलिक है। अगर मैं नीचे नीचे जा रहा हूं तो नॉन मेटल का कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग, मैंने क्या कहा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, जिसका जितना मोर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हमने मेटेलिक मेटल तो इनमें सब में सेम है, लेकिन नॉन मेटल आप डिफरेंस थी। तो नॉन मेटल में हम देखेंगे नॉन मेटल में सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक कौन है? तो फ्लोरीन इज सबसे ज्यादा नॉन मेटलिक, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड इज मोर आयोनिक। क्लियर है? सोडियम फ्लोराइड क्या है? मोर आयोनिक। आई होप कि आपको समझ आया हो। एक और एग्जांपल मैं मेटल्स के बारे में दूंगा। देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल है मेरे पास है यहां पर लिथियम, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड मेरे पास है, उसके बाद या लिथियम क्लोराइड मेरे पास अभी है, लिथियम क्लोराइड, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम क्लोराइड। अब देखो मेरे पास ये है, तो आपको कहा जाएगा कि इनमें से आप बोलो कौन सा ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर वाला है। तो ये कौन है? देखो मैं पहले देखूंगा, लिथियम मेटल है, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल और रुबीडियम मेटल है। तो मेटल तो इसमें डिफर है, लेकिन नॉन मेटल क्या है इसमें? क्लोरीन 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 क्लोरीन। नॉन मेटल अभी सेम है, तो मैं, नॉन मेटल तो सेम है, लेकिन मुझे किस में डिफरेंस करनी है? मुझे मेटल्स में डिफरेंस करनी है। तो मैं मेटल्स के ग्रुप में जाऊंगा, तो मैं लिखूंगा लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाँ, रुबीडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, ठीक है। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जब आप डाउन द ग्रुप चल जा रहे हो, डाउन द ग्रुप आप जब जा रहे हो, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मोर मेटेलिक विल बी रुबीडियम, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। यहां पर नॉन मेटल में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था डाउन द ग्रुप, इसीलिए फ्लोरीन ज्यादा नॉन मेटेलिक था।
तो यहां पर मेटल्स में क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, मेटलिक कैरेक्टर यहां पर इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो दैट मींस सबसे ज्यादा मेटलिक कौन होगा, रुबिडियम, तो जहां पर रुबिडियम होगा, रुबिडियम क्लोराइड, तो दैट इज मोर आयोनिक, क्योंकि देखो आयोनिक कैरेक्टर, मोर आयोनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड है, अगर मोर मेटलिक कैरेक्टर होगा या मोर नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा, तो जिसमें मोर मेटलिक कैरेक्टर या मोर आयोनिक कैरेक्टर हो, मोर नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा, उसी में क्या होता है, उसी में वही ज्यादा स्ट्रांग होता है, वही ज्यादा स्ट्रांग आयोनिक कैरेक्टर दिखाता है। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और ये कुछ नहीं है बस, हाँ बॉन्ड बॉन्ड जेम्स बॉन्ड है भाई। चलिए आप थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। तो देखो पहले ही मैं बोलूंगा इनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, दे आर हैविंग सॉलिड फिजिकल स्टेट, क्योंकि इनकी जो दे आर हैविंग अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होती है इनकी, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ये आपने पढ़ा है, इज हाई, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या है, सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टिव, सॉलिड स्टेट में ये, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिव, बट जब हम इसको हीट देते हैं, जब ये सॉलिड स्टेट किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, मोल्टन स्टेट, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट के एग्जांपल है NaCl, रॉक साल्ट जिसको हम बोलते हैं, तो रॉक साल्ट इज ए नॉन कंडक्टर, ये कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्ट किसको नहीं करता है, चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज कब कंडक्शन कब होती है, जब चार्ज मूव हो जाएगा, लेकिन ये NaCl यहां पर कोई चार्ज मूव ही नहीं हो रहा है, ये आपस में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है, तो जब चार्ज एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जब वो सेपरेट ही नहीं हुए हैं, तो कैसी मूवमेंट हो जाएगी, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं होती है किसकी, चार्ज की, तो जब चार्ज की मूवमेंट ही नहीं हो जाएगी, इसलिए सॉलिड स्टेट इज नॉन कंडक्टिव। लेकिन मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में ये चार्ज सेपरेट होते हैं, हाँ, तो चार्ज सेपरेट हो गए, तो चार्ज जब सेपरेट हो गए तो क्या आएगी, मोशन आएगी चार्ज में, तो चार्ज में जब मोशन आएगी तो ये दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टिव होते हैं, और एक्वस स्टेट में, एक्वस मींस पानी, तो पानी में क्या होता है, पानी क्या करता है, पानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल NaCl के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन पानी क्या करता है, ये 81 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, पानी क्या करता है, वाटर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, एक्ट्स एज अ डाइलेक्ट्रिक, जो हम इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, वाटर क्या करता है, इट डिक्रीजेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by 81 टाइम्स, तो 81 टाइम्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है, जब भी पानी में कोई, मैंने डाल दिया पानी में पानी कंपाउंड, तो उसके दरमियान जो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, 81 टाइम्स डिक्रीज होता है, तो जब ये डिक्रीज हो जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाती है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। उसके बाद देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म भी एक प्रॉपर्टी है, तो आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते हैं, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो अभी टाइम कितना हो गया है, इट इज 48 मिनट्स, आई कांट टेक मोर, तो चलिए अभी तक आज इतना ही, तो इससे आगे कर लेंगे।